जय हिंद एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी व्यूवर्स का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वेलकम है। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे यूपीएससी द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के बारे में, इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में। यह एग्ज़ाम जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम का नाम है CAPF। तो CAPF के अंतर्गत BSF, CRPF, ITBP, इन सभी फोर्सेज में ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट के लिए जो है बच्चे क्वालिफाई करते हैं। आज इसी एग्ज़ाम के बारे में हम लोग जो है ब्रीफ वे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्ज़ाम के तरीक़ों के बारे में, उसके अलावा कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए, इन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। वैसे बच्चे जो ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन उनका हो चुका है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है इसके सिलेबस और इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले अगर आप आएंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरीके से इसका सिलेक्शन किया जाता है, तो रिटेन एग्ज़ाम होता है। एक पहला क्या होता है, रिटेन एग्ज़ाम होता है। रिटेन एग्ज़ाम में अगर आप आएंगे तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होता है जिसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा पेपर जो है उसी ही दिन सेकेंड टाइम में जो है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, ऐसे भी होता है, और वो पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखने वाला पेपर होता है। इन दो पेपर्स के आधार पर आपका रिजल्ट निकाला जाता है और उस रिजल्ट के आधार पर आपका जो है फिजिकल टेस्ट होता है। तो अगर आप आएंगे तो सेकेंड नंबर पे अगर आप आएंगे तो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होता है। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, दौड़ का क्या स्तर है, चेस्ट का क्या लेवल है, इन सारे मुद्दों के बारे में अभी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। उसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर आप आएंगे इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पास कर लेंगे, तो आपका यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली में जो आपको मिलेगा, वहाँ पे आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। इंटरव्यू बेसिकली वो आपके लाइफ से जुड़ी, आपके पर्सनल डिटेल से जुड़ी जानकारियों के आधार पे वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे यही होता है कि आप ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली उनके क्वेश्चंस का आप जवाब दें। अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो ईमानदारी पूर्वक, हम्बल तरीके से निवेदन करते हुए आप उनको सॉरी बोल के आगे क्वेश्चन पूछने का उनसे आप निवेदन या उनसे जो है रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो इंटरव्यू प्रोसीजर, उसके बाद रिटेन एग्जाम, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है और उस मेरिट लिस्ट में जो भी वैकेंसी होता है, ऊपर से मेरिट लिस्ट के अंतर्गत BSF, CRPF, ITBP, इन सभी फोर्सेज में कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। तो चलिए इन फोर्सेज में कैसे असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट पाया जाए उसके बारे में, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इन सारे मुद्दों के बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले अगर आप आएंगे रिटेन एग्जाम में, रिटेन एग्जाम में अगर आप आएंगे तो रिटेन एग्जाम में पेपर फर्स्ट, रिटेन एग्जाम में अगर आप आएंगे तो पेपर फर्स्ट अगर आप आएंगे तो लिखा गया है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं।
जिनका मार्क्स होता है 250, 250 मार्क्स का होता है। और इस 125 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का 2 आवर्स का समय होता है। अब चूंकि 125 MCQs हैं, 250 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स का है। एक क्वेश्चंस का मार्क्स जो है कितना होगा, 2 नंबर होगा। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 125 क्वेश्चन 250 मार्क्स का। आपके सामने ये लिखा होगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर 1। तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग एप्टीट्यूड से नहीं है। देखिए यहाँ पे जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे है कि आपको जनरल स्टडीज का टॉपिक कवर करना पड़ेगा। जनरल स्टडीज के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हुए, ये सारे टॉपिक्स। उसके अलावा मैथमेटिकल्स, अर्थमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी से मिलाकर 125 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये तो मॉर्निंग के टाइम में होता है। और इवनिंग के टाइम में अगर आप जाएंगे तो सेकेंड पेपर होता है। सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज, देखिए कंफ्यूज कर रहा है, जनरल स्टडीज लिखा है। जनरल स्टडीज का मतलब यहाँ पे सामान्य अध्ययन से नहीं है, यहाँ पे जीके से नहीं है। जनरल स्टडीज का मतलब है यहाँ पे कि आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज का, एसे का, निबंध जो होता है, उसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग का, इनका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये जो सेकेंड पेपर होता है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि लिखने वाला पेपर होता है। इसमें कंप्रीहेंशंस आते हैं। कंप्रीहेंशन में एक बड़ा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और उस क्वेश्चन का जवाब आपको 30 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, या हो सकता है कि 60 वर्ड्स या 100 वर्ड्स में लिखना पड़े। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछ रहा है और वहाँ एग्जाम में आपसे कितने वर्ड्स में लिखने का एक्सपेक्टेशन है उसका। उसके अलावा कंप्रीहेंशन के अलावा अगर आप आएंगे तो प्रिसाइज राइटिंग आता है इसमें। प्रिसाइज राइटिंग के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक बड़ा सा 300-400 शब्द का एक पैराग्राफ दिया जाता है। वो पैराग्राफ किसी स्टोरी पे बेस्ड होता है। हो सकता है कि हिस्टोरिकल स्टोरी हो सकता है कि पॉलिटिकल स्टोरी हो सकता है कि इकोनॉमिकल या फिनेंशियल से संबंधित स्टोरी हो, या आर्ट एंड कल्चर से संबंधित स्टोरी हो, ज्योग्राफिकल भी हो सकता है या साइंटिफिक हो सकता है। जो भी स्टोरी हो, वो जो भी स्टोरी वहाँ पे दिया जाएगा, उस स्टोरीज को आपको समझ के उसको अपने शब्दों में प्रिसाइज करना पड़ेगा, या उसको अपने शब्दों में क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 400 या मान लीजिए 300 शब्द का वो जो है पैसेज है, तो 300 शब्द का पैसेज है तो आप उसको 100 शब्द में क्या करें, प्रिसाइज करें, या 100 शब्द में जो है उसके कंक्लूजन पार्ट को या उसके मेन पार्ट को आप क्या करें, लिखने का प्रयास करें। तो प्रिसाइज राइटिंग होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे एसे, निबंध भी होता है। निबंध के साथ एक ऑप्शन ये होता है कि फॉर्म फिल करते समय, फॉर्म भरते समय आप से एसे का मीडियम पूछा जाता है। अगर आप एसे या निबंध हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी वहाँ पे फिल कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश लैंग्वेज में आप जो है एसे को लिखना चाहते हैं तो फॉर्म में पहले ही भराया जाता है कि इंग्लिश या हिंदी एसे का मीडियम आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे सिलेबस मिलाकर जो है आपका 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, और ये 3 घंटे समय दिए जाते हैं इसके लिए कितने घंटे समय दिए जाते हैं, 3 घंटे समय दिए जाते हैं। सामान्यतः जो फर्स्ट पेपर का समय होता है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे, और उसके अलावा 2 बजे से 5 बजे तक सेकेंड पेपर का समय होता है। तो जहाँ फर्स्ट पेपर में 2 घंटे का समय होता है, वहीं सेकेंड पेपर में 3 आवर्स का समय होता है। 3 आवर्स इसलिए क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखने वाला पेपर होता है। ठीक है, तो ये रिटेन एग्जाम का
तरीका है रिटन एग्जाम में। ये दोनों पेपर एक ही दिन आपसे कंडक्ट करा लिए जाते हैं, एक ही दिन आपको देना पड़ता है। और इसके बाद, इस पेपर के बाद जो है, जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए उनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। तो चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अभी सिलेबस को हम बाकायदे डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है? फिजिकल क्राइटेरिया सबसे पहले आप ये इस बात को समझ लें कि चूंकि ये एक ऑफिसर रैंक का एग्जाम है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल टफ नहीं होता। आप जो है 15-20 दिन भी प्रैक्टिस करके इसके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को पास कर सकते हैं। चलिए भाई आइए देखते हैं। अगर डिटेल्स दिया गया है एक कॉलम में मेल और दूसरे कॉलम में फीमेल से संबंधित, तो चलिए अगर आप जो है इसके डिटेल्स में अगर आप आएंगे तो हाइट के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। उसके अलावा चेस्ट के बारे में अगर आप आएंगे तो चेस्ट के लिए जो पुरुष का या मेल कैंडिडेट का चेस्ट वो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्मल 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद उसको जब आप फुलाएंगे चेस्ट को अपने, तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए, तो 86 सेंटीमीटर तो होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई भी इस तरीके का जो है डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा 100 मीटर रेस के बारे में अगर आप आएंगे तो मेल कैंडिडेट इसको 16 सेकेंड में, 100 मीटर रेस को, 100 मीटर दौड़ को 16 सेकेंड में पास करना है। और उसके अलावा महिलाओं के लिए ये 18 सेकेंड में पास करना होता है। दूसरा रेट 800 मीटर रेस को 3 मिनट 45 सेकेंड में, जबकि महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड में। लॉन्ग जंप, ऊंची कूद, जो लॉन्ग जंप होता है वो 3.5 मीटर्स, और इसमें 3 चांस दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो महिलाओं के लिए ये 3 मीटर्स है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट शॉट पुट 7.6 kg का अगर आप आएंगे तो इसको जो है 4.5 मीटर्स फेंकना रहता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये इसका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, जो रिटेन एग्जाम के बाद आपको इस एग्जाम के लिए आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए अपना फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या करें, पास करें। चलिए भाई ये तो हम लोगों ने फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और रिटेन एग्जाम के बारे में देखा। अभी जो हम लोगों ने रिटेन एग्जाम के बारे में देखा, उस रिटेन एग्जाम के सिलेबस को आइए देखते हैं। और इस पेपर का नाम है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। चलिए भाई सबसे पहले आइए देखते हैं। पहला जो लिखा हुआ है सिलेबस में जनरल मेंटल एबिलिटी। देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत आपसे जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए, जनरली रेल से संबंधित क्वेश्चन हो गए, या वॉल्यूम एंड एरिया से क्वेश्चन हो गया, या सिंपल एलजेब्रा से क्वेश्चन हो गया। ये इस तरीके से एवरेज, प्रोपोर्शनल, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की तुलना में लॉजिकल रीजनिंग से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। जैसे क्लॉक टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन हो गया, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन हो गया, या अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ये सारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स से संबंधित क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस, ये दोनों मिलाकर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस वेरी करता है कि कभी कम भी हो जाते हैं, कभी इतने पहुंच भी जाते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास
जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें रीजनिंग टेस्ट से संबंधित बातें, और उसके अलावा जनरल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित बातें। जनरल मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है, रीजनिंग का जो पोर्शन होता है, वो अप टू 10th लेवल का होता है, कक्षा 10 के लेवल तक का होता है। कक्षा 10 के स्तर का जो है मेंटल एबिलिटी आपका चेक किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे सेकेंड, अगर आप आएंगे तो सेकेंड टॉपिक लिखा गया है जनरल साइंस। देखिए, जनरल साइंस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है 12 क्लास का साइंस पढ़ रहे हैं, 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 12 क्लास का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या 12 क्लास का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। नहीं, जनरल साइंस जो होता है यहाँ पे अप टू 10th क्लास, अप टू 10th क्लास, कक्षा 10 तक के जो है साइंस को आपसे पूछा जाता है। और ये क्लास 10 तक के साइंस जो है आप क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का बुक लेके जो है कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आएंगे साइंस के स्तर में, जनरल साइंस में, तो फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, उसके अलावा बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अलावा अगर आप आएंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वह क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होता है। कैसा होता है? करंट ओरिएंटेड। जैसे फॉर एग्जांपल्स, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई मिसाइल लॉन्च किया गया है, या कोई सैटेलाइट इस तरीके का जो है प्राइवेट सैटेलाइट, या जो है कुछ सैटेलाइट जो है इंपॉर्टेंट लॉन्च किए गए हैं, कहाँ से लॉन्च किए गए हैं, इसरो के बारे में, DRDO के बारे में, ये सारे इंस्टीट्यूशन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित चर्चा में है, न्यूज में बने हुए हैं, तो इनसे संबंधित जो है आपसे क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पुटअप किया जाता है, और ये करंट ओरिएंटेड होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को पढ़ना शुरू कर दे, तो नहीं, ये आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, करंट पे आपको फोकस करना है। उसके अलावा बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी के बारे में बच्चों अगर आप आएंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, या आप बोल सकते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो बनावट है, उसमें सांस लेने का प्रोसेस क्या है, उसमें सर का क्या प्रोसीजर है, उसके अलावा जो हड्डियों का क्या प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित जो है क्वेश्चंस बायोलॉजी से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अप टू 10th लेवल, मैंने ये मोटे अक्षरों में लिख दिया है, अप टू 10th लेवल, ओके। फिजिक्स से अगर आप आएंगे तो जैसे मान लीजिए फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन में हीट ट्रांसफर के बारे में, मोशन के बारे में, या उसके अलावा वेव के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये जनरली मैग्नेटिक के से संबंधित टॉपिक्स जो अप टू 10th लेवल में देखे जाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे न्यूक्लियर फिजन्स का टॉपिक, न्यूक्लियर फ्यूजन का टॉपिक, एटम बम से संबंधित क्या टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन बम को बनाने से संबंधित क्या टेक्नोलॉजी है, इन सारे टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत जो है पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे फूड केमिस्ट्री से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कौन से विटामिन या कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा बीमारी को समाप्त करने के लिए कौन कौन से जो है सोर्सेज का यूज करना चाहिए, ये सारी बातें जो है जनरल साइंस के अंतर्गत आपसे पूछी जाती है। और जनरल साइंस से भी अगर आप आएंगे तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 से 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए भाई, नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट जो है, जो तीसरा टॉपिक आपके सामने दिखेगा फर्स्ट पेपर का, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक्स पूछता है, जिसमें जो है नेशनल इवेंट, राष्ट्रीय घटनाएं, और इंटरनेशनल इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी दूसरे कंट्री से कोई ट्रीटी किया गया,
कितने ट्रीटी, नंबर ऑफ ट्रीटी, कितने संधि किए गए, कितने समझौते किए गए, वो संधि और समझौते या ट्रीटी या कन्वेंशन किन किन ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया, ये सारी बातें। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट के द्वारा प्लान चल रहा है, योजना चल रहा है, उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कोई नई योजनाएं बनाई गई या कोई नया लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, या उसके अलावा अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन, इंटरनेशनल अवार्ड भी बहुत सारे हैं। उसके अलावा देश के अंदर भी बहुत सारे अवार्ड हैं, स्पोर्ट के सेक्टर में, फिल्म फेयर अवार्ड के सेक्टर में, लिटरेचर के सेक्टर में, ये सारे अवार्ड से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोबेल प्राइज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो देश में जैसे मान लीजिए कि कोई साइक्लोन आया है, नेचुरल डिजास्टर जैसे अगर प्रोसीजर घटे हुए हैं, तो नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, या उसके अलावा जो है वोल्केनिक प्रोसेस हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, उसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो ये सारे करंट अफेयर्स के दायरे हैं। करंट अफेयर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से जो है 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, 20 से 22 क्वेश्चन। और ये करंट अफेयर्स के सेशन को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से हर वीक में एवरी सैटरडे को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इक्वली जो है ये कोर्स कराया जाता है। और करंट अफेयर्स के साथ एक अच्छी बात ये है कि अगर आप रेगुलर उससे जुड़े हुए हैं तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अलग से कुछ प्रयास करने का ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप आएंगे इस करंट अफेयर्स के इवेंट में कुछ इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसीज बनाया गया, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा फिस्कल पॉलिसीज बनाया गया, फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसके अलावा जो है प्राइमरी डेफिसिट क्या है, ये सारे डेफिसिट या घाटों से संबंधित भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या घाटे का क्या रेट है, कितना गवर्नमेंट ने जो है इस घाटे को जो है कवर करने के लिए कितना लक्ष्य रखा है, कितना ऑब्जेक्टिव तय किया गया है, ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत होती है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप आएंगे तो देखिए 4 नंबर जो टॉपिक है आपके सामने दिख रहा है, वो 4 नंबर टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। देखिए इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से अगर आप आएंगे तो लगभग जो है 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी में अगर आप आएंगे, जैसे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान बना, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक जो है क्या सिचुएशन था। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आप जो है यूनियन टेरिटरीज या यूटीज के बारे में, जैसे कैसे जो है राज्य बने, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट के सामने जो है क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे उन्होंने प्रिंसली स्टेट को यूनाइट किया और एक यूनाइट इंडिया का निर्माण किया। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग जो है इसी के अंतर्गत जो है सिटीजनशिप का टॉपिक क्या होता है, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स से संबंधित टॉपिक, डीपीएसपी से संबंधित टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित टॉपिक, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित टॉपिक। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट्री कमेटीज, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे संबंधित टॉपिक्स जो है हम लोग देखते हैं। इकोनॉमी में अगर आप आएंगे, इकोनॉमी के अंतर्गत टैक्सेशन से संबंधित टॉपिक, बजटरी सिस्टम से संबंधित टॉपिक, उसके अलावा 5 ईयर प्लान्स जो इसको जो है वर्तमान में फिनिश कर दिया गया है, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स, नीति आयोग, उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, सर्विस सेक्टर से संबंधित बातें, एग्रीकल्चर से संबंधित बातें, बैंकिंग सेक्टर्स, उसके अलावा कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित पॉलिसी से संबंधित बातें, फॉरेन पॉलिसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, उसके अलावा अगर आप आएंगे WTO और विपो, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल है, इंडिया के संदर्भ में जो है कोई रिसेंटली अगर घटना घटा हो तो वो सारे मुद्दे जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
उसके अलावा अगर आप आएंगे 5वां नंबर का जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत अगर आप आएंगे भारत के इतिहास के अंतर्गत, तो भारत का इतिहास जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं इसको जो है 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा जो है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 इतिहास है। इन तीनों इतिहास को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे इंडिया में, तो इतिहास के सिलेबस से कुछ बातें बाहर करी गई, जैसे मुगल व्यवस्था। तो अगर मुगल सिस्टम जो है बाहर कर दिया गया, या उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये सारे टॉपिक्स अगर बाहर किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, जो मध्यकालीन भारत का पार्ट है, वह जो है टॉपिक्स अब उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है जितना कि पहले था। उसके अलावा यहाँ से आपको आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक पे क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। कि जैसे कौन से राजा के समय में कौन से सिक्का चलाया गया, किस रूपों में सोने का सिक्का था या चांदी का सिक्का था या सामान्य सिक्के थे, कौन से अभिलेख जो है बनाए गए, कौन से अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है, कौन सा टेम्पल बनाया गया, उस टेम्पल में कौन से शैली का विकास किया गया है, नागर शैली, बेसर शैली, कौन से शैली का विकास किया गया। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो जनरल स्टडीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर बात करते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर आप आएंगे तो यहाँ से भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें आप ऐड कर लें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय तंत्र। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय तंत्र, और उसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व के भूगोल, ये दोनों टॉपिक्स अगर आप आएंगे तो यहाँ से भी जो है आपके एग्जाम में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो पैटर्न पूरा सेट है, उसी पैटर्न को आधार बनाकर क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। जैसे इंडिया के फिजियोलॉजी से संबंधित हिमालयन रीजन के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया के बारे में, उसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड से संबंधित बातें, लक्षद्वीप से संबंधित बातें। उसके अलावा अगर आप आएंगे इंडियन रिवर्स से संबंधित, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन सॉयल, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इंडस्ट्रीज। उसके अलावा अगर आप आएंगे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड उसके अलावा वेटलैंड्स। ये सारे टॉपिक्स जो है आपके इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर आप आएंगे विश्व के भूगोल के अंतर्गत, तो देखिए विश्व का भूगोल के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इसमें जो सबसे मोस्ट और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मैप का समझ होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मैप आप ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चंस या ज्योग्राफी से आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते जब तक कि आपको मैप का समझ नहीं है। मैप का समझ का मतलब जैसे कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे अफ्रीका एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे कॉन्टिनेंट है। जब आपको कॉन्टिनेंट का समझ होगा तो कॉन्टिनेंट के समझ के आधार पर, इसके आधार पर जो है आप कंट्री को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आप जाएंगे तो इस समय सूडान क्राइसिस चल रहा है। सूडान क्राइसिस चल रहा है और सूडान क्राइसिस की वजह से वहाँ पे जो इंडियंस रह रहे हैं लगभग 3000 के आसपास, वो इंडियंस जो है वो धीरे धीरे इंडिया में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। वो इंडिया में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो सिचुएशन है वो काफ़ी टिपिकल हो चुका है। टिपिकल का मतलब कि वो जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक ही कमरे में बंद पड़े हैं। और सूडान से इंडियन को बाहर लाने के लिए
इंडियन को जो है भारत में फिर से वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक जो है मिशन चलाया गया, मिशन कावेरी। कौन सा मिशन चलाया गया? मिशन कावेरी। तो समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो मिशन कावेरी जो चलाया गया है सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए, ये मिशन कावेरी जो है भारत सरकार के द्वारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान हो गया, आपको इसको समझना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो मिशन कावेरी से संबंधित आपको एक बात और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भारत में कर्नाटक राज्य में इस समय चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव। उस विधानसभा चुनाव और कावेरी नदी का संबंध कर्नाटक से है, कावेरी नदी का संबंध कर्नाटक से है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है कर्नाटक विधानसभा का इलेक्शंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कावेरी मिशन भी इंपॉर्टेंट है, कावेरी रिवर इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी के ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी के किनारे बसे शहर इंपॉर्टेंस हैं। ये सारे टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। तो उसी तरीके से आप जो है करेंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से तभी समझ पाइएगा जब आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप का क्या होगा, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर आप आएंगे जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन, जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इसमें हम लोग जो है माउंटेन कैसे बना, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, सोलर सिस्टम से संबंधित बातें, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से संबंधित बातें। उसके अलावा अगर आप आएंगे रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, चट्टान कैसे बने, चट्टान के अलावा वोल्केनिक प्रोसेस कैसे होता है, अर्थक्वेक का प्रोसेस क्या होता है, सुनामीज कैसे आते हैं, इरोजन का प्रोसेस, अपर्दन कटाव कैसे होता है, डेनुडेशन क्या होता है, उसके अलावा डिपोजिशन क्या होता है, इनसे संबंधित कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, ये सारी बातें जो है अगर आप आएंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, पूरे ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे ज्योग्राफी का कोर है। क्या है? कोर है। और इस क्लाइमेटोलॉजी से जो है सारी चीज़ें कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं, चाहे बायोडाइवर्सिटी हुआ या जो है कहीं का एग्रीकल्चर का विकास हुआ, इंडस्ट्री का विकास हुआ, या इंडियन क्लाइमेटिक रीजन्स का बात, ये सारी बातें जो है क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। इसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किससे किससे मिलकर ये कंपोज हुआ है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से संबंधित बातें, हीट बजट से संबंधित बातें, टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले या उसको कंट्रोल करने वाले वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट का टॉपिक, विंड का टॉपिक, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन का टॉपिक। उसके अलावा अगर आप आएंगे जेट स्ट्रीम से संबंधित टॉपिक, प्रेसिपिटेशन से संबंधित टॉपिक, क्लाउड से संबंधित टॉपिक, क्लाइमेटिक रीजन से संबंधित टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स जो है क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी को समझ लिया, आपने प्रेसिपिटेशन के टॉपिक को समझ लिया, आपने जेट स्ट्रीम समझ लिया, तो आपने पूरे ज्योग्राफी को समझ लिया, पूरे ज्योग्राफी के कोर को समझ लिया, और आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी के अलावा अगर आप आएंगे ओशिनियोग्राफी, ओशिनियोग्राफी का मतलब है कि समुद्र विज्ञान से संबंधित जो ओशिनियोग्राफी है, जो ओशियन है, समुद्र से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन, समुद्र से संबंधित जो विज्ञान है, उसको हम लोग ओशिनियोग्राफी से संबंधित के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। जैसे ओशियंस के टेम्परेचर के बारे में, ओशियन के साल्ट के बारे में, ओशियन करंट के बारे में, एब एंड टाइड, ज्वार और भाटा से संबंधित टॉपिक्स, ओशियन बॉटम रिलीफ से संबंधित टॉपिक्स, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग क्या करेंगे, ओशिनियोग्राफी में बात करेंगे। और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट जो टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक हफ्ते का टॉपिक, और एक हफ्ते के टॉपिक से आपके हर साल एग्जाम में जो है 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी को इग्नोर नहीं करना है, ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसका संबंध जो है थोड़ा जूलॉजी से बॉटनी से जुड़ता है, बायोलॉजी से जुड़ता है। तो इस प्रकार बायोलॉजी से कनेक्ट करके आप जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली जो है
वो क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट, ये तो सिलेबस हमने देखा फर्स्ट पेपर का, जिसमें जनरल स्टडीज के सिलेबस को हमने बताया। पेपर सेकंड में अगर आप आएंगे तो देखिए पेपर सेकंड में का नाम जनरल स्टडीज एसे इंग्लिश और हिंदी, प्रिसाइज राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन, जिसमें पार्ट ए में अगर आप आएंगे एसे क्वेश्चन टॉपिक्स, एसे निबंध से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सेक्टर से निबंध पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इंडियन हिस्टोरी स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित कंटेंट के आधार पर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। जियोग्राफी से संबंधित या इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से संबंधित जो है आपसे जो है ऐसे पूछा जा सकता है। इकोनॉमी एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक से आपसे जो है पूछा जा सकता है। उसके अलावा नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इनसे संबंधित टॉपिक से आपसे ऐसे पूछा जा सकता है निबंध। देखिए निबंध के बारे में अगर आप आएंगे तो देखिए सबसे पहले निबंध का मतलब क्या है। निबंध का मतलब है कि निर्बंध, जिसमें कोई बाधा ना हो। कहने का मतलब बिना बाउंडेशन के अपने अंदर के एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्त को कॉपी में उतार देना, उसी को हम लोग निबंध बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे निबंध में थोड़ा सा बाउंडेशन क्रिएट किया गया है, शब्दों का बाउंडेशन। इन शब्दों को दायरे में रहते हुए आपको ऐसे लिखना है। हम जब एग्जाम देते थे तो उस समय 80 नंबर का 80 मार्क्स का एक ऐसे लिखना होता था, एक ऐसे जो है लिखना होता था। लेकिन अभी करेंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे की जगह 80 नंबर में 4 ऐसे लिखने पड़ते हैं, 4 ऐसे। उस समय जो एक ऐसे लिखना होता था वो 1000 वर्ड्स में, 1000 शब्द में आपको लिखना होता था। लेकिन अभी जो है जो ऐसे है वो लगभग 250 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। 4 ऐसे मतलब 4 सेक्टर से संबंधित है, 4 क्षेत्रों से संबंधित है, और इन 4 ऐसे जो है आपको लिखना पड़ेगा, 80 मार्क्स का है। उसके अलावा ऐसे का जो मीडियम हो सकता है वो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इंग्लिश भी हो सकता है और हिंदी भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको फॉर्म भरते समय ये अपडेट करना पड़ेगा कि आपका ऐसे का मीडियम क्या होगा, आप निबंध को कौन से भाषा में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं या अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, ये फॉर्म में आपसे भरवाया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट अगर आप आएंगे, ये तो हम लोगों ने ऐसे के बारे में बात किया। और अगर आप आएंगे पार्ट बी जो है कंप्रीहेंशन, प्रेसाइज राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशंस लैंग्वेज स्किल्स, ये 120 मार्क्स का होता है। 120 नंबर का कंप्रीहेंशन, प्रेसाइज राइटिंग, और उसके अलावा अदर पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने होते हैं। अब देखिए इसमें अगर आप आएंगे कंप्रीहेंशन में अगर आप आएंगे तो कुछ पैसेज दिया होता है, 150 शब्दों में दिया रहेगा। उस पैसेज के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का जवाब 50 शब्दों में या हो सकता है कि 60 शब्दों में या 70 शब्दों में आपको क्या हो लिखना पड़े। ठीक है। उसके अलावा कंप्रीहेंशन के अलावा अगर आप आएंगे तो प्रिसाइज आता है, प्रिसाइज राइटिंग में 150-200 वर्ड्स का एक पैसेज दिया रहता है। उस 150-200 वर्ड्स के पैसेज को 1/3 टोटल का 1/3 वर्ड्स में उसको कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे आपको कोई स्टोरी दिया गया, उस स्टोरी को आपने पढ़ा और पढ़कर जो है उसके कंक्लूजन पॉइंट को आपने जो है लगभग 50 से 100 शब्दों में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो यह जो है प्रेसाइज करना होता है या समराइज करना उसको बोलते हैं, आप करना होता है। जैसे 300 शब्दों में पूछा गया है तो लगभग वो आपके 100 शब्द में कंप्लीट होने चाहिए, 100 वर्ड में। ठीक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो
कंप्रिहेंशन प्रेसाइज और कम्युनिकेशन लैंग्वेज से संबंधित बातें भी होती हैं, जैसे एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित बातें जो है फिल इन द ब्लैंक्स रूप में या करेक्ट या इनकरेक्ट के रूप में आपसे पूछा जाता है। इसको आपको जो है उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये तो रिटन एग्जाम का सिलेबस था जिसको मैंने आपको बताया। इंटरव्यू से संबंधित बातें, देखिए इंटरव्यू से संबंधित बातें अगर आप आएंगे तो CAPF का इंटरव्यू देने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका जो इंटरव्यू होता है वो UPSC के द्वारा कराया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो दिल्ली में है, धौलपुर हाउस। उसी UPSC में आपका CAPF का इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। जनरली इंटरव्यू बोर्ड में 4 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स? 4 मेंबर्स होते हैं। उन 4 लोगों के द्वारा आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस का दायरा होता है वो आपके ज्ञान को नहीं चेक करता, आपके नॉलेज को नहीं चेक करता। नॉलेज तो आपका रिटन एग्जाम के थ्रू हो गया, वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपके एकेडमिक से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने 12 पास आउट कहाँ से किया, या आपने 10th कहाँ से किया, या आपने जो है ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया, कौन से सब्जेक्ट से किया। उसके अलावा आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका हॉबी क्या है, ये संबंधित बातें जो है आपसे क्वेश्चन के रूप में पुटअप करे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका होम स्टेट क्या है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों का क्या इम्पोर्टेंस है, उन नदियों का ओरिजिन क्या है, वो नदियों से संबंधित बातें, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस से संबंधित जो है, कुल मिला के इंटरव्यू बोर्ड में आपसे जो है आपके पर्सनल डिटेल से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाती है। आपके हॉबीज से, अगर आप किसी स्पोर्ट में आपका इंटरेस्ट है, या आपको लिखने पढ़ने का शौक़ है, या आपको बुक रीडिंग का शौक़ है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपके इंटरव्यू में आपसे पुटअप किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इंटरव्यू में एक बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले वो जो इंटरव्यू आपका लेते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंसफुल पर्सनालिटीज होते हैं, उनके पास बहुत अनुभव होता है। आप उनको बहका नहीं सकते। अगर आप उनको गोल गोल घुमाने का प्रयास किए, बहकाने का प्रयास किए, विश्वास मानिए वहीं से आप अपना इंटरव्यू खराब करना शुरू कर देते हैं। आप ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। अगर आपको इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का जवाब आपको अगर नहीं आता, आप श्योर नहीं हैं, तो ईमानदारी से आप हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करके उनको सॉरी बोल दें। और सॉरी बोलने के बाद आप उनसे कहें कि सर प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमसे करें, मैं इस क्वेश्चंस को नहीं जानता, या इसके बारे में जो भी मेरे पास जानकारी है उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो जब आप इस तरीके का इंटरव्यू बोर्ड में अपना बिहेवियर दिखाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड के मन में एक ये मैसेज जाता है कि ये कैंडिडेट ऑनेस्ट है, ईमानदार है। उसके अलावा हो सकता है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यूअर जो एग्जामिनर हैं उनके कई क्वेश्चन का जवाब न दे पाएं, तो कोई बात नहीं। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको रिक्वेस्ट करके सॉरी बोलना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और समझ लें, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू खराब हो रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू बोर्ड के लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं और हम उनका जो है स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते या बार बार सॉरी बोलते हैं उनको, तो वैसे ही हमारे ऊपर जो है एक प्रेशर क्रिएट होते रहता है और उस प्रेशर में जो है आगे के क्वेश्चंस के सिचुएशन को हम जो है हैंडल नहीं कर पाते और वहीं पे इंटरव्यू खराब होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जब सॉरी भी बोलें तो रिक्वेस्ट करते हुए चेहरे पे मुस्कान के साथ बोलें। अब ऐसा नहीं कि आप सॉरी बोल रहे हैं और लग रहा है कि जैसे ऑर्डर दे रहे हैं। तो सॉरी बोलने का भी एक तरीका होता है,
जिससे जो है सामने वाले को लगे कि हाँ, जो सामने वाला फ्यूचर का जो ऑफिसर बनने जा रहा है वो एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी है। इस ऑनेस्ट पर्सनालिटी को कंसीडर किया जाना चाहिए। तो इंटरव्यू बोर्ड में आपका पूरा का पूरा जो इंटरव्यू होता है, यह जो है पर्सनालिटी टेस्ट से संबंधित क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, मैं आपको बता दूं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, उस समय एक मुद्दा चल रहा था निर्भया कांड का। निर्भया कांड से संबंधित बातें हमसे पूछी गई। दूसरा बात हमसे पूछा गया क्वेश्चन में वहाँ पे कि उस समय नक्सलवाद से संबंधित मुद्दे चल रहे हैं, नक्सलवाद पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया। हमारे होम डिस्ट्रिक्ट जौनपुर के बारे में पूछा गया, जौनपुर को किसने बनवाया, जौनपुर को किसने स्थापित किया गया। उसके अलावा हमसे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया कि कौटिल्य के दो और नाम क्या है। कौटिल्य के दो और नाम क्या हैं? एक है विष्णुगुप्त और दूसरा चाणक्य। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे गए और मेरा जो इंटरव्यू चला था लगभग 20 से 25 मिनट। अब जरूरी नहीं है कि अगर इंटरव्यू का ड्यूरेशन या समय आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ मेरा आपको अपने एक्सपीरियंस से ये अवगत कराना है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको ईमानदार बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो रिटेन एग्जाम, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और उसके अलावा इंटरव्यू के आधार पे आपका फाइनल मेरिट डिसाइड किया जाता है। यूपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाता है। उस रिजल्ट में अगर मेरिट लिस्ट को आप जो है पास करते हैं तो आप फाइनली अपने रैंक के आधार पर, अपने मार्क के आधार पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे अलग अलग फोर्सेज में, सर्विसेज में आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपॉइंट होते हैं। तो आज के क्लास में आप सभी व्यूअर्स को मेरा बताने का ये मोटिव था कि आप सीएपीएफ एग्ज़ाम, जो एक ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम है, आप जो है आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सारे फोर्सेज में एक असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपना सर्विस दे सकते हैं। आज से कुछ साल पहले एक कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन किया गया था कि आईपीएस का, इंडियन पुलिस सर्विस का बहुत सारा पोस्ट खाली है, तो वैसे लोग जो आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपना सर्विस दे रहे हैं, वो जो है सिर्फ एक इंटरव्यू और एक एसे के पेपर के आधार पे आईपीएस के रूप में उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। ये प्रोसीजर एक बार कंप्लीट किया गया, दोबारा उसको बंद कर दिया गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसे कुछ और जो है नए तरीके आपको दिखे, जहाँ पे इससे बेस्ट सर्विस में जाने का जो है आपको एक्सपीरियंस मिले। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।